हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्यूटर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद जो उसके अंदर जो मेन फंक्शनैलिटी हो रही है वो किस किस तरह से हो रही है, वो सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इसमें यूज़ हो रही हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है डेटा साइज़ जो है वो बिट्स की फॉर्म में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में, तो इसको हम बिट्स कहते हैं। और एक बाइट हमारे पास 8 बिट्स के इक्वल होता है। फिर हम कहते हैं अगर निबल है तो वो 4 बिट्स के इक्वल होता है, और एक वर्ड जो है वो हमारे पास 16 बिट्स या 2 बाइट्स के इक्वल होता है। इसके बाद हम मेमोरी को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, जो हमारे डिफरेंट पीसीस की या कंपैटिबल्स की मेमोरी है उसको हम किलो बाइट्स में, जो कि हमारे पास 2 10 बाइट्स की इक्वल होती है, या तो मेगाबाइट्स में, या तो फिर गीगाबाइट्स में, या फिर टेराबाइट्स में हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो इन टर्मिनोलॉजीज़ में हम अपनी मेमोरी को डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट अब हम अगर आ जाते हैं कंप्यूटर के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, इनसाइड द कंप्यूटर हमारे पास क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हमारे पास सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम क्या होता है डिफरेंट इंफॉर्मेशन या टास्क को हम एग्जीक्यूट करते हैं, और ये जाके हमारी मेमोरी में स्टोर हो रहे होते हैं। डिफरेंट हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारे सीपीयू के साथ कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब अगर हम मेमोरी की बात कर लेते हैं तो मेमोरी हमारे पास दो तरह की इन्वॉल्व होती है। नंबर 1 इज़ रैम एंड नंबर 2 इज़ रोम। अगर रैम की बात कर लेते हैं तो रैम हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज होती है प्रोग्राम्स की। जब तक हमारा कंप्यूटर पावर्ड ऑन है तब तक हमारी ये मेमोरी मेंटेन रहती है, लेकिन आपने अगर अपना कंप्यूटर या सिस्टम ऑफ कर दिया तो आपका सारा डाटा लॉस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं रोम की, तो रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये आपके पास टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है। अब अगर आपने सिस्टम को बेशक बंद भी कर दिया तो आपका डाटा जो है वो मेंटेन रखता है, सिक्योर रहता है, स्टोर्ड रहता है, और इसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि वो टेम्परेरी स्टोरेज है और डाटा आपका लॉस्ट हो जाता है जब आप सिस्टम को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि अब कुछ मज़ीद अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब हमने बात की सीपीयू की, मेमोरी की और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या पेरिफेरल्स की। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी में रैम और रोम आ गया, और इनपुट आउटपुट या पेरिफेरल्स में हमारे पास कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, जो एटसेट्रा चीज़ें हैं वो सारी आ गई हैं। तो अब मेमोरी जो है, अब अगर यहाँ से सीपीयू से सारी चीज़ें, अब क्या होगा कि अब कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वो एड्रेस बस के थ्रू होंगे। यहाँ से एड्रेस अगर उसका लेना है सीपीयू से, वो एड्रेस बस के थ्रू होगा। अगर कोई डाटा अब यहाँ पे स्टोर होना है तो वो भी सीपीयू से कम्युनिकेट करके ही डाटा बस के थ्रू यहाँ पर स्टोर होगा, डिफरेंट पेरिफेरल्स के थ्रू, राइट। तो ये हमारे पास कंप्यूटर का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है कि वो किस तरह से काम कर रहा है, राइट। तो अब देखें कि कोई भी आपके पास कोई टास्क है, कोई इन्फॉर्मेशन आपने एग्जीक्यूट करानी है, उसका कोई एड्रेस होगा, तो यहाँ पे सीपीयू जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे आपके एड्रेस बस के थ्रू यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और डाटा भी आपके मेमोरी में स्टोर कर देगा सीपीयू, राइट। तो इस तरह से ये काम कर रहे होते हैं आपस में मिल के। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि अब सीपीयू जो है हमारे पास जो मेमोरी है और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उसके साथ कनेक्ट होता है एक वायर जिसको हम बस कहते हैं। अब पीछे हमने बात कर ली एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। ये अब यहाँ पर ये दोबारा से अब थोड़ा सा और मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है कि वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड होते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एड्रेस बस की बात कर लेते हैं। अब जो बसेस हम यूज़ कर रहे हैं उनको एक शॉर्टली जो है वो उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। एड्रेस बस में क्या होता है कि अब कोई भी हम टास्क अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, राइट। तो अब जो भी डिवाइस होगी ना हमारे पास मेमोरी की या इनपुट डिवाइसेस, वो सीपीयू से रिकग्नाइज्ड होगी और उसको कोई ना कोई एड्रेस असाइंड होगा, राइट।
तो जो वो एड्रेस होगा वो यूनिक होगा। सीपीयू क्या करेगा कि सीपीयू वो एड्रेस जो है एड्रेस बस पे पुट करेगा और जो डिकोडिंग हमारी सर्किटरी होगी वो जाके उस डिवाइस को फाइंड करेगी कि सीपीयू जो है ना किसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है और उसके साथ वो उसको कनेक्ट कर देगा। डाटा बस की अगर हम बात कर लेते हैं तो डाटा बस हम डाटा को सेंड करने के लिए स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे होते हैं या रिसीव करने के लिए, और सीपीयू उससे डाटा बस से यही काम ले रहा होता है। कंट्रोल बस की बात कर लेते हैं तो कंट्रोल बस हमारे पास दो तरह के सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, रीड और राइट के। और जब भी सीपीयू इंफॉर्मेशन के लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या इन्फॉर्मेशन को सेंड करना चाहता है तो यही कंट्रोल बस के थ्रू ही सीपीयू सारा काम इससे करवाता है, रीड और राइट के जो इसके काम होते हैं। अब डाटा बस के बारे में मज़ीद अगर हम देख लेते हैं तो हम डाटा बस में कहते हैं कि जितने ज़्यादा हमारे पास डाटा बसेस अवेलेबल होते हैं उतने ज़्यादा ही सीपीयू की परफॉर्मेंस हमारे पास बेस्ट होती है, राइट। अब अगर हम कहते हैं कि अगर ज़्यादा डाटा बसेस हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो सीपीयू की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी और हमारे पास कंप्यूटर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब वो कहता है कि डाटा बसेस आर बाई डायरेक्शनल, उससे हम डाटा रिसीव भी कर सकते हैं और डाटा जो है उससे हम सेंड भी कर सकते हैं, मतलब कि दोनों काम कर सकते हैं एक ही वक्त पे, राइट। अब एड्रेस बस के बारे में कहता है कि जितने ज़्यादा हमारे पास एड्रेस बसेस अवेलेबल होते हैं तो उतना ही ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ़ डिवाइसेस एड्रेस हो सकते हैं। मतलब कि अब अगर सीपीयू ने किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करना है तो एड्रेस बसेस अगर ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा, ज़्यादा एड्रेसेस वो एड्रेस बस पे डाल सकेगा, राइट। और कहता है एड्रेस बस जो है हमारे पास यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब इससे हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना डाटा सेंड कर सकते हैं, ये एक ही काम इससे हम करवा सकते हैं, दोनों काम नहीं करवा सकते। अब देखेंगे सीपीयू रिलेशन टू रैम और रोम। अब सीपीयू का रैम और रोम के साथ क्या रिलेशन है। अब सीपीयू ने जो है कोई ना कोई अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करवानी होती है, तो जो सारा डाटा है वो स्टोर होता है हमारे पास रैम या रोम में। ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरी कंसिडर होती है, राइट। अब रोम जो होता है वो प्रोवाइड करता है परमानेंट स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन, लेकिन जो रैम होता है वो टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन के लिए, और ये वक्त के साथ साथ हमारे पास चेंज होती रहती है, राइट। अब सीपीयू ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी है तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि वो रैम और रोम को अप्रोच करेगा, वहाँ से उठाएगा। अगर वहाँ पे नहीं है तो अगर कोई सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस यूज़ की हुई है तो उसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा और फिर वो डाटा जो है वहाँ से डायरेक्टली सीपीयू में नहीं जाएगा बल्कि पहले रैम में आएगा, फिर रैम से जाके सीपीयू में जाएगा। तो ये जो है रिलेशन है हमारा सीपीयू का रैम और रोम के साथ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रजिस्टर्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं इनसाइड द कंप्यूटर। तो रजिस्टर्स में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है लेकिन टेम्परेरीली स्टोर होती है, राइट। अब यहाँ पर रजिस्टर में क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ प्रोसेस्ड होती हैं वो यहाँ पर स्टोर होती हैं और जो वैल्यू है उसका एड्रेस जो फेच करना है मेमोरी से वो भी यहाँ पे स्टोर होता है। अब यहाँ पर कहता है कि जितने ज़्यादा और जितना बड़ा रजिस्टर हम यूज़ करते हैं उतनी ही अच्छी हमारी सीपीयू की परफॉर्मेंस होती है, राइट। लेकिन इसका कहता है कि दैट डिसएडवांटेज ऑफ मोर बिगर रजिस्टर्स कि इसमें जो कॉस्ट है ना सीपीयू की वो थोड़ी बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है ज़्यादा रजिस्टर आपको यूज़ करने पड़ते हैं और बड़े रजिस्टर तो एक्सपेंसिव होते हैं, तो सीपीयू की कॉस्ट बढ़ जाएगी आपके पास। अब आगे बात कर लेता है अब यहाँ पर देखें कि डिफरेंट हमारे पास अब एएलयू है, उसके साथ हमने डिफरेंट फ्लैग्स लगा लिए हैं। इंटरनल बसेस हैं, रजिस्टर्स हैं और हमारे पास अब आ गए हैं इंस्ट्रक्शन डिकोडर, टाइमिंग एंड कंट्रोल, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में आपकी जो अगली एग्जीक्यूशन है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास स्टोर हुई होती है और ये कहाँ पर एड्रेस बस के थ्रू होता है। कंट्रोल बस में आपके कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आ जाते हैं और जो सारे रजिस्टर्स हैं वो इंटरनल बसेस के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं एएलयू के साथ, सीपीयू के जो एएलयू के साथ। और यहाँ पर डिफरेंट फ्लैग्स आपने मतलब डिफरेंट आइडेंटिफायर्स आपने यूज़ कर लिए हैं एएलयू में ताकि आपको उनको फेच करने में आसानी हो। आगे अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अब देखें वन बाय वन अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा है कि
ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, हमारे पास डिफरेंट जो अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं उनको हम परफॉर्म करते हैं, जैसा कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। लॉजिक फंक्शंस जो लॉजिक गेट्स हमारे पास होते हैं, अगर उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है एंड और नॉट, तो वो भी हमारा कौन कर रहा होता है, ALU कर रहा होता है। अब प्रोग्राम काउंटर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि यहाँ पर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली होती है उसका एड्रेस जो है यहाँ पर स्टोर होता है, या पॉइंट्स उसकी तरफ वो इंडिकेट करता है, राइट। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर देखें, अब जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है तो हमारा प्रोग्राम काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा नेक्स्ट वाली जो इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट करनी है उस पे। तो प्रोग्राम काउंटर का यही काम होता है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर का क्या होता है कि अब हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है उसको वो फेच करके इंटरप्रेट करता है जो भी CPU को हमारे पास चाहिए होती है, ये काम कर रहा होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर, राइट। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कि एक एग्जांपल ले ली है हमने यहाँ पर कि एक CPU है हमारे पास जिसके पास रजिस्टर्स हैं ABCD, और इसके पास 8 बिट की डाटा बस है और 16 बिट की एड्रेस बस है। अब ये जो CPU है वो मेमोरी को एक्सेस कर रहा है फ्रॉम द एड्रेसेस 0000 टू FFFH। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये जो एक्शन है, अब ये जो CPU है इसने कोड को मूव करनी है वैल्यू रजिस्टर A को, दैट इज़ B0H, और जो कोड जो एडिंग जो वैल्यू रजिस्टर A में करनी है दैट इज़ 04H। अब कहता है कि द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय CPU इज़ टू पुट 21H इनटू रजिस्टर A एंड देन ऐड टू रजिस्टर A वैल्यूज़ 42H एंड 12H। तो अब ये जो सारा काम करवाना है ये हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि जो असेंबली लैंग्वेज है ना उसका थोड़ा सा रोल आ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें कि अब रजिस्टर A में हमने वैल्यू मूव करनी है तो वो क्या एक्शन करेगा, मूव वैल्यू 21H इनटू रजिस्टर A। देन कहेगा कि ऐड करने के लिए ऐड वैल्यू 42H टू रजिस्टर A, ऐड वैल्यू 12H टू रजिस्टर A, राइट। अब सबसे पहले उसने क्या किया कि 21H जो है वो रजिस्टर में मूव कर दी रजिस्टर A में, देन उसमें 42H ऐड कर दिया, और देन उसका जो आंसर रजिस्टर A में स्टोर था उसमें 12H ऐड कर दिया, राइट। तो एडिशन के जो है ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले क्या होगा कि जो प्रोग्राम काउंटर है, अब ये इंटरनल वर्किंग है, वो तो हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लिया। प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू होती है ना वो 1400H पे स्टोर हो जाती है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये मेरी पहली इंस्ट्रक्शन कोड जो एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस है। फिर जो CPU होता है इसको CPU एड्रेस बस पे ये 1400H को पुट कर देगा और उसको बाहर भेज देगा, राइट। अब फिर जो मेमोरी सर्किटरी होती है वो उसकी लोकेशन को फाइंड करेगा, CPU जो है वो रीड सिग्नल को एक्टिवेट करेगा और फिर वो जो है उस मेमोरी पे भेज देगा कि जहाँ पर इस 1400 लोकेशन पे जाना है इसको, राइट। तो अब क्या होगा कि जो मेमोरी लोकेशन 1400H पे जो वैल्यू पड़ी है जो B0 है उसको डाटा बस पे डाल देगा और उसको ले आएगा हमारे पास CPU के अंदर। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होगा कि अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेप क्या होगा, CPU के पास B0 की वैल्यू आ गई, अब वो उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको डिकोड कर देगा। फिर CPU जो है अपने कंट्रोलर सर्किटरी को कमांड करेगा कि इस वैल्यू को जाके ना रजिस्टर A में ले जाओ, राइट। तो फिर जो वैल्यू है 21H वो चली जाती है आपकी रजिस्टर A में। फिर जो आपका प्रोग्राम काउंटर है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा और उसकी वैल्यू अब 1402H बन जाएगी। फिर इसी तरह से ये वैल्यू जो 1402H है 1402 ये आपकी एड्रेस बस पे चली जाएगी और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको फेच करने के लिए अब रेडी है और उसको फेच करेगी, राइट। फिर वहाँ से मेमोरी लोकेशन 1402H से ये नेक्स्ट जो वैल्यू है उसको फेच करेगी, दैट इज़ 04H। उसको डिकोड करने के लिए CPU को पता है अब कि इसको मैंने ऐड करना है रजिस्टर A में, तो फिर उसको नेक्स्ट एड्रेस पे भेज देगा जो कि 1403 है। अब CPU जो है 42H को वो रजिस्टर A में ले जाएगा और ALU को इंस्ट्रक्ट कर देगा कि इसको जो पहले से आपके पास वैल्यू है उसमें ऐड कर दो, राइट।
तो वो रजिस्टर ए में जाके ऐड हो जाएगी। प्रोग्राम काउंटर दोबारा अब इंक्रीमेंट होगा 1403 पे और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को अब वो फेच करेगा। अब दोबारा से क्या होगा कि एड्रेस बस पे आ जाएगी 1404H और फिर दोबारा सीपीयू उसको फेच करेगा, नेक्स्ट कोड को डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा और फिर जो है जाके जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो रजिस्टर ए में जाके ऐड हो जाएगी और प्रोग्राम काउंटर जो है इंक्रीमेंट होके 1406 बन जाएगा। अब इसी तरह से ये चलता रहेगा। इसको अब जब हमारे सारे ऑपरेशंस हो जाएंगे तो सीपीयू जब हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेगा तो ये जो प्रोग्राम काउंटर की इंक्रीमेंटिंग हो रही है ये स्टॉप हो जाएगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए फिर वो दोबारा नहीं पूछेगा और ये प्रोसेस आपका स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है कंप्यूटर इंटरनली वर्क कर रहा होता है कि देखिए किस तरह से हमने देखा कि वो एड्रेस बस पे उसको डालता है, फिर प्रोग्राम काउंटर इनकाउंटर का इंक्रीमेंट होता है, फिर जो है नेक्स्ट वैल्यू के लिए दोबारा से ये सारा प्रोसीजर चलता है, फिर रजिस्टर ए में वैल्यू जाती है। इस तरह से किस तरह से काम कर रहा है वो सारा हमने आपको बता दिया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।